हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मुगल्स को पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. कहना चाहता है कि किसी भी शासक द्वारा एनी रूरल टू अकम्प्लिश इन द मिडल एजेस, मध्यकाल में किसी भी शासक द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप जैसे क्षेत्र में एज अ लार्ज क्षेत्र में जहां पर सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मतलब भारत जैसे महाद्वीप में क्या है कि जहाँ पर लोगों की विविधता और संस्कृति में विविधता हो, ऐसे क्षेत्र में शासन कर पाना एक बहुत ही बड़ी बात है, कठिन कार्य है। क्लियर? क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू दियर प्रेडिसेसर्स, अपने पूर्वजों के विपरीत। क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू दियर प्रेडिसेसर्स, क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विपरीत, मतलब अपने पूर्वजों के विपरीत क्या क्या द मुगल्स क्रिएटेड एन अंपायर, एक अंपायर खड़ा किया या एक साम्राज्य की स्थापना की किन्होंने? मुगल ने। एंड और क्या क्या अकम्प्लिश व्हाट हैड हिदरटू सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब अब तक ये ऐसा कुछ समय के लिए ही होता था, ऐसा मालूम पड़ता था, लेकिन मुगलों ने ऐसा करके दिखाया। क्लियर? फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, ठीक है, जैसे जैसे 16th सेंचुरी आती गई, दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम, उन्होंने अपनी क्या हुआ, अपने साम्राज्य का विस्तार किया फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, आगरा से दिल्ली तक। अंटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, 17वीं शताब्दी आते आते उन्होंने लगभग सारे उपमहाद्वीप में क्या कर लिया, कंट्रोल हासिल कर लिया। और उन्होंने क्या किया, दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस, उन्होंने जो शासन का ढांचा और गवर्नेंस मतलब सरकार चलाने का जो आइडिया दिया था, वो आज भी देयर रूल, मतलब दैट आउट लास्टेड देयर रूल, उनके अंत के बाद भी आज भी जो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस करने का जो नियम दिए थे, वो अभी भी लोग लागू करते हैं। लिविंग अ पॉलिटिकली लेगेसी, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक धरोहर, दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर, मतलब कहने का मतलब है जो मुगल शासकों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का आइडिया दिया था, वो आज भी जो शासक आ रहे हैं, उनके बाद भी जो शासक आ रहे हैं, वो उनके नियमों को अभी भी लागू करते हैं, इग्नोर नहीं कर पाए, कहना ये चाहता है। टुडे, वर्तमान समय में हम बात करें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया addresses the nation on the Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors, मतलब वर्तमान समय में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो लाल किला की प्राचीर, रामपार्ट्स मतलब होता है प्राचीर या दीवार, लाल किला की प्राचीर से भारत या राष्ट्र को अभी भी संबोधित करते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन। ठीक है, जो लाल किला क्या था, मुगलों का निवास स्थान था। क्लियर? ये बात समझ में आई? इसमें क्या बताया गया मोटा मोटा हम जान लेते हैं कि कह रहा है कि भारत जैसे उपमहाद्वीप में क्या हुआ कि शासन करना बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही, शॉर्ट पीरियड्स के लिए ही जाना जाता था। फिर हुआ क्या, जैसे जैसे 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा में कब्जा किया। 17वीं शताब्दी तक उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस, उन्होंने जो प्रशासन करने का एक ढांचा दिया था और शासन चलाने का जो विचार दिया, वो उसके मुगलों के बाद भी जो शासक है वो उन चीजों को इग्नोर नहीं कर पाए, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को वो भी लागू करते रहे।
और ये जो लाल किला बनवाया किसने था? ये आपका रेड किला जो दिल्ली में है वो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर? यहाँ से अभी भी भारत के प्रधानमंत्री जब जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो वहां से देश को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, ये था, ये आपका रेड फोर्ट है। क्लियर? अब हम चलते हैं, कह रहा है कि हु वर द मुगल, आखिर ये मुगल थे कौन? क्लियर? चलिए जानते हैं कि मुगल थे कौन। कह रहा है कि द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स। कहने का मतलब है, जो lineages मतलब होता है वंशावली। तो मुगल जो थे दो वंशों से मिलकर बना था। कौन कौन सा? माता की तरफ से फ्रॉम द मदर साइड देवर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। माता की तरफ से थे वो चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1227। पूछा जा सकता है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1227। और आप बता सकते हैं बच्चों की मदर साइड जो थी वो किस लाइनेज से थी? वो थी आपकी चंगेज खान से। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। मंगोल कहाँ पर रूल करते थे? ये आपके चाइना एंड सेंट्रल एशिया में। फ्रॉम देयर फादर साइड, पिता की तरफ से, दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, वो तैमूर वंश के थे। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। तैमूर जो थे उसके पाथर साइड से थे और ये टर्की, ईरान और इराक में शासन करते थे। However, the Mughals did not like to be called Mughals. एक्चुअली क्या है कि मुगल्स जो थे वो डिड नॉट लाइक, वो अपने आप को पसंद नहीं करते थे मुगल कहलाना और या मंगोल। क्यों? दिस वाज बिकॉज चंगेज खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसकर ऑफ इननंबरेबल पीपल। मैसकर मतलब हत्याकांड। मैसकर का मतलब है हत्याकांड। ठीक है, मतलब चंगेज खान ने इतने सारे लोगों को मारा जो बहुत ही घृणास्पद था। मंगोल इसलिए जो है, मुगल अपने आप को मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। क्लियर? इट आल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स, और ये उज्बेकों से भी रिलेटेड थे जिनसे उनकी दुश्मनी थी। देयर मंगोल कंपिटिटर्स। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिड। वो तैमूरी वंश के होने पर अपने आप में गर्वान्वित होते थे, गर्व महसूस करते थे। एंसेस्ट्री मतलब उनके जो पूर्वज है ना, या वंशावली, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398 में। क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने जो है 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब वही वंशावली। क्लियर? दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, मतलब वो अपने पूर्वजों को सचित्र चित्रों के माध्यम से सेलिब्रेट करते थे। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। प्रत्येक मुगल शासक है उन्होंने तैमूर के साथ खुद की चित्र बनवाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुगल मिलिट्री कैंपेन, मुगलों के सैन्य अभियान। मुगल, ठीक है, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर। तो मुगलों का पहला शासक कौन था? बाबर। क्लियर? अब आपको बताना है कि बाबर का चाइल्डहुड नेम क्या है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि बाबर का बचपन का नाम क्या था। तो बाबर कौन था? द फर्स्ट मुगल एम्परर। कब से कब तक रहा? ये 1526 टू 1530 तक रहा। क्लियर? सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो बाबर का राज्याभिषेक फरगना में हुआ। कब? 1494 ईस्वी में। व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स। और कितनी उम्र में हुआ? 12 साल की उम्र में। क्लियर? He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. उनको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो मंगोल का दूसरा ग्रुप जो था ना, उज्बेक, वो उन पर आक्रमण कर रहे थे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा।
आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग, कुछ साल भटकने के बाद, ही सीज्ड काबुल इन 1504। इंपॉर्टेंट है। तो बाबर ने कुछ साल, जब उन्होंने अपना फरगना छोड़ दिया, उज्बेक्स ने अटैक किए, तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर भटकता रहा। फिर उन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। 1526 में, इसलिए द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, कहा जाता है। 1526 को किसके बीच में, इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता। और इस 1556 में द कैनन्स मतलब होता है तोप, ठीक है, तोपों का यूज बाबर ने किया सही तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। अब हम देखते हैं कि मुगलों की जो परंपरा है, किसकी, सक्सेशन, उत्तराधिकार की। क्या मुगलों को, जैसे कि बाप अगर किसी का, पिताजी अगर राजा हैं, तो क्या उनके बच्चों में बड़े बेटों को बनाया जाता था या सभी को, ये सब इसमें जानेंगे। सभी को बराबर हक दिया जाता था। तो देखते हैं, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर मतलब होता है ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़े पुत्र को ही हक है गद्दी पर बैठने का। ये मुगल नहीं मानते थे, इस चीज को मुगल नहीं मानते थे। वेयर द, जहां पर क्या होता था, द इल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स इस्टेट, जहां पर बड़ा बेटा जो था उसके पिता के राज्य में बैठता था, गद्दी पर बैठता था। ऐसा ये नहीं मानते थे कि मुगल की बड़े भाई को ही मिलेगा या बड़े बेटे को मिलेगा, नहीं। इंस्टेड, इसके बावजूद, दे फॉलोड द मुगल एंड ट्यूमरिज कस्टम ऑफ कोपार्सनरी। ठीक, कोपार्सनरी मतलब बराबर हिस्सेदारी, बराबर हिस्सेदारी, ठीक। वो इस चीज को मानते थे कि सब, अगर किसी के 4 बेटे हैं तो चारों को बराबर हिस्सा होगा। इसे कहते हैं कोपार्सनरी। क्लियर। और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन। विच डू यू थिंक इज अ फेयर डिवीजन ऑफ हेरिटेंस, प्राइमोजेनिचर और कोपार्सनरी? आप बताओ कि ये ज्यादा सही है, प्राइमोजेनिचर सही है या कोपार्सनरी सही है? ठीक है, अभी आपको सोचना है कि कौन सा सही है। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, ये पढ़ने से पहले ये क्या है बॉक्स में देख लेते हैं। मुगल्स मैरिज विद द राजपूत, मुगलों ने राजपूत के साथ शादियां की। तो क्या कह रहे हैं कि द मदर ऑफ जहांगीर वाज कच्छवा प्रिंसेस, जहांगीर की माता माता जो थी वो कच्छ की राज प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। द डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर, अंबर के जो राजपूत थे उनकी पुत्री प्रिंसेस राजकुमारी जहांगीर की माता थी, जो वर्तमान समय में जयपुर है। एंड द मदर ऑफ शाहजहां वाज ए राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़। क्लियर। नाउ मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मुगलों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध थे, ये देखते हैं। द मुगल रूलर्स campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority। ऐसे रूलर जो मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उन पर लगातार, उन पर अटैक कर रहे थे। कौन? मुगल्स, ठीक है। जो नहीं मान रहे थे वो फिर उन पर आक्रमण कर रहे थे, नहीं मान रहे थे तो फिर आक्रमण कर रहे थे। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, जैसे जैसे मुगलों के पास शक्ति बढ़ी, तो मैनी अदर रूलर्स आल्सो ज्वाइंड देम वॉलेंटरीली। तो और जो पहले मना करे थे वो स्वतः ही मुगलों के अधीन आ गए, अंडर काम करने लगे कि भैया आप हमारे राज को अतिक्रमण कर लो और हम आपके अंडर काम करेंगे। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका राजपूत अच्छा उदाहरण है क्योंकि राजपूतों ने इनकी सत्ता को स्वीकार लिया था। मैनी ऑफ द मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। बहुत से ऐसे राजपूत या लोगों ने अपनी पुत्रियों की शादी, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, अंबर के
राजपूत, मारवाड़ के राजपूत अपनी पुत्रियों की शादी उनके यहाँ कर दी। तो वही कह रहा है कि मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। अपनी पुत्रियों की शादी मुगल परिवार में कर दी और एक उच्च पद लेकर शांत हो गए। बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल एज, लेकिन कुछ ने इसका विरोध किया। अब देखते हैं नेक्स्ट। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत हैं, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्होंने बहुत समय तक सिसोदिया राजपूत ने एक्सेप्ट नहीं किया था मुगलों की अथॉरिटी, सत्ता को, उत्तराधिकार को। वंस डिफीटेड, लेकिन जब उनको हार का सामना करना पड़ा, किनको? सिसोदियाओं को मुगलों ने हराया, लेकिन मुगलों ने उनके साथ गलत नहीं किया। हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, बट उनका सम्मान किया मुगलों ने। गिवन दियर लैंड्स, उनकी जो जमीन थी, जागीर थी, वतन, उनको वापस कर दिया। बैक एज असाइनमेंट्स, वतन, जागीर। द केयरफुल बैलेंस, एकदम सावधानी पूर्वक संतुलन, बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स। उन्होंने एक बैलेंस बनाए रखा, ये हरा भी दिया लेकिन उनका अपमान नहीं किया। तो ऐसा ये लोग बैलेंस बनाए रखे, जिस कारण उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव अदर शासकों पर पड़ा। ठीक है। मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफ्टेंस। चीफ्टेंस मतलब सरदार। ठीक है, सरदार। सरदार मतलब क्या? मुगल जिनको हरा देते थे, जिन शासकों के या सरदारों को, उनके साथ बुरा सलूक नहीं करते थे, अच्छे से पेश आते थे। तो उस चीज का प्रभाव इन सरदारों पर या शासकों पर, छोटे छोटे शासकों पर पड़ा और वो मुगलों पर, मुगलों को उत्तराधिकार एक्सेप्ट कर लिया था। क्या ये तो मुगल तो अच्छे हैं। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। बट ये बहुत लंबे समय तक इस तरह से संतुलन नहीं बनाया जा सका, बरकरार नहीं रहा। अब हम बात करते हैं मनसबदार एंड जागीरदार। क्लियर। एज द एम्पायर एक्सपेंड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, जैसे जैसे उनका जो है एम्पायर एक्सपेंड होता गया, तब मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ द पीपल। तो उन्होंने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्कीस nobles, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups। ठीक है, यहाँ से छोटे छोटे ग्रुपों में इन लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया। Those who joined Mughal service were enrolled as मनसबदार। जो मुगलों की नौकरी करता था उनको मनसबदार कहा जाने लगा। ठीक है। The term mansabdar refers to an individual who holds an mansab। जो मनसबदार शब्द है का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी मीनिंग ऑफ पोजीशन और रैंक, जिन्हें कोई पद या कोई सरकारी नौकरी मिलती थी, उनको क्या कहा जाने लगा? मनसब। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स क्या? रैंक मतलब पद, सैलरी मतलब वेतन एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैन्य जिम्मेदारियां। क्लियर? ये हो गया। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। उनकी जो पद और सैलरी जो थी वो न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करती थी, जिसे कहते थे जात। जिसकी जात जितने ज्यादा होंगे, है ना, जितने ज्यादा जात होंगे उनकी सैलरी, उनका पद उतना ऊंचा होगा। द हायर द जात, द मोर प्रेस्टिजियस was the noble's position in court and larger his salary। जितनी ज्यादा जात होगी उतनी ही ज्यादा, जात मतलब जो नंबर ऑफ सैनिक क्या कह सकते हैं ना, तो प्रेस्टिजियस आपकी ओके, प्रेस्टिजियस मतलब उतना ही ऑनरेबल है, सम्मानीय, एकदम प्रेस्टिजियस। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द मनसबदार्स मिलिट्री responsibilities required him
टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरीमैन, मतलब घुड़सवार। इतने ज्यादा इनके पास घुड़सवार होंगे, सैन्य मिलिट्री को ये मनसबदारों को जिम्मेदारी दी गई थी। द मनसबदार ब्रॉट हिज सिवेलरीमैन फॉर रिव्यू। मनसबदार जो घुड़सवारों को रिव्यू करते थे, निरीक्षण करते थे। गॉट देम रजिस्टर्ड, उनका रजिस्टर करते थे, पंजीकरण करते थे। एंड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, और उनके घोड़ों पर दाग लगाते थे, ब्रांड लगाते थे, मोहर लगाते थे। एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी। तब उनको मनसबदारों को धन मिलता था इन सैनिकों को, घुड़सवारों को सैलरी देने के लिए। ठीक है, रजिस्टर करते थे उनका, उनके घोड़ों में दाग प्रथा चलती थी। अब नेक्स्ट कह रहा है कि मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। देखो, मनसबदारों को जो सैलरी मिलती थी वो राजस्व के रूप में मिलती थी, जिसे हम जागीर कहते थे। विच वर सम वॉट लाइक इक्तास। ठीक है, कहीं कहीं इसको जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। बट अनलाइक मुक्तीस, most mansabdars did not actually reside in or administer their जागीर। जो इनको जागीर दी जाती थी, बस उनको वहां से राजस्व लेने का हक था, वहां पर राज करने का, शासन करने का हक नहीं था। They only had rights to revenue for their assignments which was collected for them by the servants। जो उनके नौकरों के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, जबकि मनसबदार देश के अलग अलग कोने में रहते थे। while the Mansabdars themselves served in some other part of the country। क्लियर? सो आज से ही इतना रखते हैं, इसका दूसरा पार्ट कल हम डिस्कस करेंगे। सो आपको समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।